नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं के उपाध्याय। आज बात किसानों की होगी, गांव की होगी, बाढ़ की होगी, नदियों की होगी। अब चुनावी बयार का मौसम है। नेताओं की गाड़ियों का रुख गांव की तरफ मुड़ चुका है और ऐसा नहीं है कि इन नेताओं को कोई गांव से मोहब्बत हो गई है। न इन नेताओं को गांव से मोहब्बत हो गई है और न ही इनको गांव वालों की चिंता है। बात इस समय वोटों की होगी, जातियों की होगी। वोट कैसे निकाले जाए, वोटरों को कैसे लुभाया जाए, इसकी चर्चा होगी। लेकिन इस बीच में गांव के लोग छप्परों पर रात गुजार रहे हैं, पेड़ों पर रात गुजार रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 45 जिले बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। हालात बहुत भयावह है। गंगा, घाघरा, राप्ती ये सब उफान पर हैं। इन सब के बीच में सरकारी हवाई दौरे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने हवाई दौरा किया है। बाढ़ राहत की घोषणा भी हुई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी हवाई दौरा कर चुके हैं अपने इलाकों का। इन सब के बावजूद भी हर साल घोषणाएं होती हैं, हर साल बाढ़ राहत के पैकेजेस बनते हैं और हर साल ये कहा जाता है कि अगली बार बाढ़ से निपटने के उपाय किए जाएंगे। और ऐसा सुनते सुनते लगभग 3 से 4 दशक मुझे हो गए हैं। न बाढ़ रुकी है, न बाढ़ से रोकने के उपाय हुए हैं और न ही छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं। अंत में वही होता है, बाढ़ राहत कोष की बंदरबाट और नेताओं के हवाई दौरे, जीप से दौरे और गांव वालों को लुभाने के तरह तरह के वादे। इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मदन मोहन शुक्ला, राष्ट्रीय लोकदल के अंकुर सक्सेना, ये प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोकदल के, समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव और भारतीय जनता पार्टी की सबनम पांडे हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आज बात राष्ट्रीय लोकदल से करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल चूंकि किसानों की पार्टी कही जाती है, उनका फोकस किसानों पर रहता है, उनके टारगेट ऑडियंस किसान है। अंकुर जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये हर साल बाढ़ आती है, हर साल हवाई वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि इस बार बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ के पानी को डाइवर्ट किया जाएगा या बाढ़ के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन भारी मात्रा में बाढ़ से पानी तो बहता ही है, साथ ही गांव वाले परेशान होते हैं, गांव में पलायन होता है, लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं। तो ऐसा क्यों है कि ये पिछले कई दशकों से हम सुनते आ रहे हैं और नेता लोग वादे भी करते हैं, लेकिन ढाक के वही 3 पात, होता कुछ नहीं है। अंकुर जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक चीज होती है कि अगर आप किसी भी पद पर हैं तो उस पद के अनुरूप आपको व्यवहार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार हो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उन लोगों को सरकार में जो पदों पे पदेन मंत्री बैठे हुए हैं, उनको उस पद की गरिमा का कतई ख्याल नहीं है। उनको आम जनमानस को क्या कष्ट हो रही है, क्या कष्ट की अनुभूति हो रही है, उन्हें इससे मतलब नहीं है। उन्हें 2022 का विधानसभा का चुनाव दिख रहा है, उन्हें सेंट्रल में दोबारा सत्ता बनाने के लिए इलेक्शन दिख रहे हैं, उन्हें बाढ़ में बहती हुई जनता के अरमान नहीं दिख रहे हैं, बाढ़ में बहते हुए जनता के आंसू नहीं दिख रहे हैं। वो लोग जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए। अंकुर जी, बीच में रोक रहा हूं आपको। चुनाव तो अभी है ना अंकुर जी, चुनाव तो अभी 2022 में है, लेकिन बाढ़ तो हर साल आती है, हर साल वादे होते हैं। आपके राष्ट्रीय लोकदल भी कभी कभी सत्ता में रहे हैं, उस समय भी बाढ़ आती थी, लेकिन ये बाढ़ से निपटने के उपाय क्यों नहीं हुए? मेरा सवाल ये है, बाढ़ तो हर साल आएगी। निश्चित रूप से उसी सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। बाढ़ से निपटने के लिए एक इच्छा शक्ति का अभाव है। आप एक चीज देखिए, आपने सरकार बनाई, अब आप कह रहे थे कि हमारे पास आज की डेट में उत्तर प्रदेश सरकार के पास ना साधन की कमी है ना संसाधन की कमी है, केवल इच्छा शक्ति की कमी है। क्यों? क्योंकि आप जन आशीर्वाद जनता के आशीर्वाद के लिए रैलियां कर रहे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसी सरकारी धन के उपयोग करते हुए आप बाढ़ से रोकथाम के लिए बांध नहीं बनवा रहे हैं, आप नहरों की कटान रोकने के लिए समय पे समुचित सफाई नहीं करवा रहे हैं। आप देखिए, लखीमपुर में जो शारजा में लगातार बाढ़ का पानी आ रहा है, वह सिंगाई और निगासन के बीच में एक पुल पड़ता है। पुल बनने की एक बहुत सख्त डिमांड हो रही है और दसियों सालों से हो रही है, लेकिन और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस पर भी कोई रोकथाम नहीं लगाई गई। अब उस शारदा के कटान से न केवल लखीमपुर बल्कि आपका पीलीभीत, लखीमपुर और इधर आप जब बहराइच की साइड बढ़ते हैं तो ये पूरे एरिया उससे डैमेज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा कि केवल कटान से जहां ग्रामीण परिवेश प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि उस कटान के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं
जनता का भी नुकसान है, क्योंकि जो वहां पे फसलें जलमग्न हो रही हैं तो उससे महंगाई जो बढ़ेगी भाई, उस अंत में उसका बर्डन तो जनता के ऊपर आना है ना। तो सरकारी सोच और सरकारी सोच में दूरदर्शिता का अभाव, यही हमारे उत्तर प्रदेश के लिए पराभव का कारण बन रहा है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के हमारे साथ कपीश जी हैं। कपीश जी गोरखपुर से आते हैं और वहां राप्ती, घाघरा और तमाम अन्य छोटी बड़ी नदियों का तांडव रहता है। कपीश जी, आप लंबे समय से देख रहे हैं और इन लंबे समय में आपकी भी सरकारें रही हैं, कई बार आपकी सरकारें रही हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बाढ़ हर साल आ जाती है, वही तांडव रहता है, वही सरकारी घोषणाएं रहती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है? कपीश जी, देखिए, इसके हम लोगों को जड़ में जाने की जरूरत है, क्योंकि बाकी चीजें समय समय पे सरकारें करती रही, लेकिन इस सरकार ने खनन के पे जिस तरीके से रोक लगाई और जिस तरीके से फिर उसके बाद इन्होंने उसमें खनन माफियाओं को इस समय हंगामा कटवाया, उसे किसी छुपा नहीं। भाई, आप अगर नदियों का प्रक्षालन नहीं करेंगे, आप उनकी सिल्ट्स नहीं खाली कराएंगे, तो नदियां पटती चली जाएंगी, गहरी नहीं होंगी फिर कि वो पानी को ज्यादा संवहन करके ले जाए। तो एक तो इनकी कमी ये बहुत बड़ी रही। हमारे सरकार में ऐसी चीज नहीं थी। हमने 98 की बाढ़ के बाद कहां गोरखपुर में कोई बाढ़ देखी, और उसके बाद मैं आपको कह रहा हूं कि आज आप राप्ती के तट और रोहिन के तट की बात कर रहे हैं, तो आप सहजनवा से जुड़ा जो नौसड़ का बांध है, वो आप रिंग मार्ग को देख लीजिए, क्या स्थिति है। नदी खतरे से ऊपर कहीं बह रही है और जाग करके शहर के लोग जाग रहे हैं, और यही स्थिति लबो लुआब जो है वो बेतऊ और चनऊ की भी बनी हुई है, और यही तारामंडल जो शहर का एक हिस्सा उसकी बनी हुई है, यही डोमिनगढ़ की स्थिति बनी हुई है जहां से गोरखनाथ मंदिर एकदम करीब है। लेकिन 4.5 साल बीत गया, एक प्रोजेक्ट हम लोग लेकर के आए थे और सहजनवा तक हम लोगों ने उसको पत्थर से करवा के चुनवाया था सीमेंट से, लेकिन अब रिंग रोड पे जो रिंग की बात है उसको इन्होंने आज तक ने, योगी जी ने ध्यान तक नहीं दिया उस पर। अब मैं एक बड़ी बात कहता हूं कि जो ये विभीषिका आप देखते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बिहार के अंदर, वो नेपाल की वजह से होती है विशेष करके, और हमारी केंद्र सरकार नेपाल से 36 का आंकड़ा बना करके बैठी है। जल संधि हमारी समाप्त हो चुकी है, वो जल संधि लागू नहीं कर रहा है, वो अपने आप पानी अपने हिसाब से जब चाहता है छोड़ देता है, जब चाहता है नहीं छोड़ता है। बांधों की मरम्मत का काम जो जल संधि थी तब भी कौन सा कपीश जी, जब जल संधि थी तब भी बाढ़ आती थी, नेपाल ने कोई उपाय नहीं किए। जो पानी ऊपर से गिरता है, हमारे यहाँ बारिश हो या न हो, बाढ़ आ ही जाती थी। तो जब जल संधि थी तब कौन से हमने उपाय कर लिए? आज तो चलिए आपकी बात को हम मान लेते हैं कि केंद्र के और नेपाल सरकार के बीच में जो संबंध सहज होने चाहिए थे, उतने सहज जब से वहां लोकतंत्र आया है और वाम दलों की सरकारें बनी, उसके बाद से उतने सहज संबंध नहीं है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। और राप्ती नदी, वो तो राप्ती नदी तो शहर से शायद नीचे बहती है, उसके बावजूद भी उसमें बाढ़ आती है। यही तो मैं बता रहा हूं आपको कि जब आप नदियों का प्रक्षालन नहीं कराएंगे, 2 से 2.5 किलोमीटर नदी कट करके राप्ती जो है, आप देखिए बितऊ और चनऊ से किधर चली गई। और मैं दूसरी चीजें आपको कह रहा हूं, आप जो बात कह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ जल संधि थी उसके बाद भी होती थी विभीषिकाएं, लेकिन उस समय बहुत सी चीजें ऐसी थी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, जो आज है और हम लगा रहे हैं, उसके बावजूद हम नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन चीज ये है कि जब आप जल संधि समाप्त कर देंगे तो पहाड़ का पानी किस हद तक रोकेगा वो। और चीन इस समय नेपाल को संचालित कर रहा है, और आप खुद देख लीजिए, इंडिया उससे कटता चला गया। मोदी जी ने जो है वो नेपाल पे एकदम ध्यान नहीं दिया। अगर जल संधि होती, हम उनपे और बांध बना रहे होते, बिजली के प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे होते, तो वही नेपाल आज हमारे लिए एक अच्छा साबित होता। आज उसके वजह से पूर्वांचल के अंदर हमारे यहाँ बारिश उतनी नहीं हुई है जितना कि नेपाल ने पानी छोड़ा है, जिसका कहर है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में कहां बारिश हुई है? पहले से भी कम बारिश हुई है। जो एक मिनिमम बारिश कही जाती है वो भी बारिश नहीं हुई है। तो मैं तो एक बात कह रहा हूं कि ये तो नेपाल का पानी है, और नेपाल का पानी अगर आ रहा है और जल संधि नहीं है, आप उसके बैराज को नहीं मेंटेन कर रहे हैं, आप नए बांध बनवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसमें बिजली यूनिट लगा करके पूर्वांचल को बिजली देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल से, और ये सबसे भयावह स्थिति है उपाध्याय जी
क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने विदेश नीति को भी बहुत करीब से देखा है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अगर नेपाल के साथ हम अपने हित साधने में कामयाब नहीं रहे तो ना तो वो हमारे लिए बफर स्टेट का काम कर पाएगा और ना ही आप देखिए जिस तरीके से असम को डुबाता है चीन, ठीक उसी तरीके से वो नेपाल से हमारी जल संधि तोड़वा करके वो पूर्वांचल और पश्चिम बिहार को डुबाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार सो रही है। ठीक है। मदन जी, कांग्रेस की लंबे समय तक सरकारें रही, कांग्रेस ने कुछ योजनाएं भी शुरू की थी, लेकिन वो योजनाएं सिरे नहीं चढ़ सकी और डाले हुए और कई अफसरों पर कार्रवाई भी हुई है। तो ये आरोप एक तरह से सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के ऊपर ही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? दूसरी बात, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो तो आएंगी ही। जी देखिए उपाध्याय जी, विनीत जी का के पास अपना कुछ बताने के लिए है नहीं कि इन्होंने क्यों क्या किया, और इन्होंने ये नहीं बताया, शायद ये हमारी डिबेट को सुने नहीं थी उस समय जब आपने उनसे प्रश्न किया। तो मूल मुद्दे पर तो ये रहे नहीं कि बाढ़ के पहले इन्होंने क्या कार्य किए और कितने पैसे खर्च किए किस किस चीजों पर, और दूसरी चीज इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी जो वर्तमान सरकार लोगों के लिए 12.5 लाख लोग जो विस्थापित हो गए उनके लिए कितना खर्च कर रही है और कैसे कैसे खर्च कर रही है, कौन सी टीम लगाई गई है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तो लखनऊ से दिल्ली की यात्रा पर है, पहले अपने यहाँ की टूट और फूट बचा रहे हैं, ये भी बात सही है कि वो जरूरी है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, इसका तो कुछ जवाब ही नहीं है, ये हास्यास्पद आरोप है। अगर हमारी सरकार ने कोई भी एक भी गलत काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी हमें बख्श देती क्या? चार्जशीट भी होती, हमारे नेता भी उसमें इन्वॉल्व होते और हमारे नेता जो है वो जेल जाते। इन्होंने क्यों नहीं एक प्राथमिकी ये बता दें, एक प्राथमिकी ये बता दें कि किसके विरुद्ध इन्होंने दर्ज की, क्योंकि आप कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी केवल, कि आप उसके ऊपर आईपीसी के तहत भी कार्रवाई करेंगे? बताओ कौन सी एफआईआर है, मुकदमा अपराध संख्या बताओ, अंडर सेक्शन बताओ, किस थाने को संबंधित तो जिले से मामला है। ये खाली बड़बोले व्यक्ति हैं, कुछ बोलते रहते हैं क्योंकि अपनी भद्द पिटनेस बचानी है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि शुक्ला जी, चक्कर ये है कि अगर वाकई आपकी काली टोपी काम कर रही होती या ऑरेंज वस्त्र काम कर रहा होता तो प्रयागराज में ये मंजर नहीं होता। ये मंजर देखिए, ये नाव के ऊपर, और आपको मैं दिखाता जा रहा हूं और आप देखते जाइए कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नाव, ये मुसलसल प्रयागराज की चीज है जहां डिप्टी मुख्यमंत्री आते हैं। और आप ये देखिए कि हम लोगों ने उतना ही नहीं किया, उनको बाकायदा रहने का भी इंतजाम कराया और खाने का भी इंतजाम कराया। अगर आपके पास एक भी फोटो हो तो दे दीजिएगा। और गोरखपुर के अंदर जहां योगी आदित्यनाथ जी आते हैं वहां के गांव जो है वो तबाह हो गए, चाहे वो मानीराम का क्षेत्र हो, चाहे सजनवा का क्षेत्र हो, चाहे खजनी का क्षेत्र हो। और उपाध्याय जी, हास्यास्पद बात यह है कि हमारे मित्र बताएं कि कितना पैसा उन्होंने नदियों को प्रक्षालन करने के लिए, नदियों को नहरों से जोड़ने के लिए उन्होंने कितनी कवायद नेपाल से जल संधि जोड़ने के लिए की है, ये बताने में अक्षम व्यक्ति है, इसलिए पुरानी सरकारों पे जा रहे हैं। ठीक है, सीधे विनीत जी से ही जवाब ले लेते हैं। विनीत जी जो सवाल कपीश जी ने उठाए आपका उनका जवाब आप ही से सीधे ले लेते हैं। विनीत जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ उपाध्याय जी, जैसे कपीश जी ने कहा, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, पता नहीं किसकी लाल टोपी पहन करके ये तस्वीर दिखा रहा है। इन्होंने कहा कि वो ऑरेंज कलर नहीं कर पाया, फलाना नहीं कर पाया। आप ये देखते रहिए, अरे भाई ये नाव क्षेत्र की भी देखते रहिए। देखिए नाव पे ये प्रयागराज, ये भूपेंद्र पीयूष जी है, इनके साथ 300 कार्यकर्ता लगे, 25 नावें लगी है इनके नेतृत्व में। तो आप कपीश जी, विनीत जी को जवाब देने दीजिए। विनीत जी आप जारी रखिए जी। समाजवादी पार्टी जब 2015-2014 की तस्वीरें डाल करके कोविड काल में भ्रमित कर सकते हैं जनता को, तो समाजवादी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके के भ्रम को फैलाना समाजवादी का काम हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही जनता के बीच में, जनता में किए गए कार्यों के आधार पर ही हमें सफलताएं मिल रही हैं। चाहे वो बाढ़ नियंत्रण की बात हो, उपाध्याय जी, आप देखिए कोविड काल में ये लोग मजाक उड़ाते थे, इसी वैक्सीन को नकारते थे, कहते थे भाजपा की वैक्सीन है। इसके बाद चुपके से इनके पिताजी भी लगवा लेते हैं
और सभी लोग वैक्सीन लगवाते हैं। तो ये इन लोगों का चरित्र रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के आधार पर अपने कोविड प्रबंधन में जो बेहतर कार्य किए हैं, 6.5 लाख वैक्सीन, आज उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख वैक्सीन लगी हुई है और समाजवादी के लोग कहते हैं वैक्सीन है नहीं, और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि वैक्सीन है नहीं, तो वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन कैसे लग गई? ये समाजवादी पार्टी के मित्र बताएं। एक एक करके बोलेंगे तो आपकी आवाज सुनाई देगी, नहीं तो दोनों की ही आवाज सुनाई नहीं देगी। तो इनको रोजगार कैसे पता चलेगा? इनको डाटा उपलब्ध कराए गए, हर विभाग के डाटा को उपलब्ध कराया गया कि इतने रोजगार हमने दिए हैं, लेकिन इनको नहीं दिखाई पड़ता है। हमने इनकी लिस्ट पहले सफाई से आती थी, एक चाचा दिल्ली से भेजते थे, एक चाचा सफाई से भेजते थे। इन्होंने जो भर्तियों में घोटाले किए हैं, नौकरियों का जो घरमेल किया है, इन्होंने एक जाति को केंद्रित करके इनको लाभ पहुंचाने के लिए इनको रोजगार दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ सभी को रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार हमारी सफल रही है और उसी के साथ गांव गरीब कल्याण की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन श्रीमान कपिल श्रीवास्तव जी का चश्मा अपने भ्रष्टाचार की तरफ नहीं मुड़ता है। इनको सिर्फ भाजपा में कमियां नजर आती हैं, लेकिन इनका चश्मा समाजवादी पार्टी की तरफ काला हो जाता है, इनको नहीं दिखाई पड़ता है। आपने भ्रष्टाचार कर लिया, हर एक जिले के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, जांच बैठाए क्या? देखिए आप 100 रुपए का थर्मामीटर 1500 में खरीदे, सभी ने देख लिया। आप ये बताइए, आपके में है श्रीमान अखिलेश यादव की चुप्पी ये बताती है कि आप तालिबानियों के समर्थन में खड़े हैं। आपके पास समय कहाँ है? आप तो तालिबान के लिए वकालत कर रहे हैं ना। तालिबान का डेल्टा वायरस समाजवादी पार्टी में पाया जाता है कि नहीं पाया बाढ़ जाता? पर बहस हो रही है विनीत जी, बाढ़ पर बहस हो रही है, तालिबान को बाद में देखते हैं। बाढ़ पर रहिए। जी मैं कह रहा हूँ उपाध्याय जी, बाढ़ पर हो रही है। देखिए जिस डिबेट में हम आए हैं, ये लोग कहते हैं कि काम भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं है, तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे करके और डाटा भी जारी किया है, पारदर्शिता के साथ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए हैं, कोविड प्रबंधन बेहतर किया है, गन्ना किसानों का समय पर भुगतान किया गया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 30 मेडिकल कॉलेज है, 4 तैयार है। क्या इनको ये दिखाई नहीं पड़ते? क्या ये विकास के कार्य इनको दिखाई नहीं पड़ते? क्या समाजवादी पार्टी के मित्र, समाजवादी पार्टी का चश्मा भ्रष्टाचारी चश्मा है, इसलिए इनको गवर्नमेंट दिखाई नहीं पड़ती है। प्रदेश की जनता को अरे भाई डाटा उपलब्ध है, कपिल जी, पढ़िए लिखिए। आपको अरे आप तो अधिवक्ता है कपिल जी, आप अधिवक्ता है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप पढ़ते लिखते हैं। अधिवक्ता हूँ, इसीलिए विशेष बात कर रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कम से कम आप जब पढ़ते लिखते हैं, आप और समाजवादियों के जैसे मत बनिए ना। श्रीमान अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ तालिबानी समर्थकों को बचाने में अपना समय गुजार रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता से उनका कोई नाता नहीं है। उनका एक एक करके बोलिए, एक एक करके। समाजवाद की परिभाषा श्रीमान अखिलेश यादव की है तालिबानियों का समर्थन करना। उनके आपके नेता क्या केवल पश्चिम की राजनीति करते हैं? जब जहां बाढ़ आती है, जैसे बदायूं में बाढ़ आई, आपके आसपास के इलाके, ये पश्चिम के इलाके हैं, इन जगहों पर आपके नेता दिखाई नहीं देते। मुझे लगता है कि आपके नेता सिर्फ एक जाति विशेष चौधरियों की राजनीति करते हैं और उनको न बाढ़ से मतलब है, न जनता की बाकी समस्याओं से मतलब है। ऐसा कहीं दिखाई भी नहीं देता। अंकुर जी, देखिए सर, इस मामले में मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बताऊं कि आपने उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर क्वेश्चन दागा है या उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर आपने प्रश्न किया है। जो आम जनमानस की पार्टी है, उसका नाम ही है राष्ट्रीय लोकदल, जो जिसके नाम में ही जनता समाहित है,
तो उससे बढ़कर कौन पार्टी हो सकती है। दूसरी बात, जनता जनार्दन के लिए राष्ट्रीय लोकदल परिवार सदैव खड़ा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल परिवार सदैव जनता जनार्दन के लिए किसानों की पार्टी रही है, आम जनमानस की पार्टी रही है। आप देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने जब किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और कृषि नियमों को, कृषि कानूनों को लेकर, जिनको हम लोग काला कृषि कानून कहते हैं, 500 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं, उन कृषि कानूनों को लेकर जब प्रदर्शन को दबाने के लिए टिकैत जी के आंसू बहे, तो सबसे पहले हमारे ही केंद्रीय नेतृत्व ने उस आंदोलन को धार दी, जनता के बीच में गए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आज की डेट में हमारी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नहीं, एक एक कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सक्रिय, पलिया से लेकर आप देखिए पश्चिम के जिस भी जिले की बात कर लीजिए, हर जगह पे हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। कोई हुई जमीन तलाशने गए थे, वो जनता के बीच नहीं गए, वो चलते हुए तथाकथित किसान आंदोलन में जा करके उनके कंधे पर बैठ करके अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने गए थे, वो जनता के बीच नहीं गए। वो उनको फुर्सत कहा है। सवाल का जवाब दे दूं, अब मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। आपको अगर ऐसा लगता है हम लोग खोई हुई जमीन को तलाशने गए थे, तो आप, यही तो अंतर है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संस्कारों में। हमारे यहाँ बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, उनको संरक्षक मंडल में नहीं बैठा दिया जाता है। हमारे यहाँ युवाओं को स्नेह दिया जाता है, शुभाशीष दिया जाता है। और हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोकदल परिवार जो है, जनता के सुख दुख में हर वक्त सीना ताने साथ में खड़ा रहता है। भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है, जब आप 4.5 साल चलिए अंकुर जी, एक ये थोड़ा अलग हटके सवाल हो गया। मैं आपसे, अंकुर जी, आप ही से पूछ लेता हूं, क्या राकेश टिकैत और जयंत चौधरी मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या राकेश टिकैत और जयंत चौधरी मिलकर चुनाव लड़ेंगे अगर किसानों के लिए ही लड़ रहे हैं तो? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये तो भविष्य का फैसला है। अभी हम लोगों के लिए मेन मुद्दा किसानों की रोजी रोटी और कपड़े मकान का है, और ये केवल किसानों का मुद्दा ना होकर आम जनमानस का मुद्दा है। तो राकेश टिकैत भी तो किसान ही है, राकेश तो टिकैत भी तो किसान नेता ही है। ये केंद्रीय नेतृत्व का डिसीजन होता है कि किसके साथ मिलकर चुनाव में जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। अभी चुनाव में 6 महीने बाकी हैं, और 6 महीने पहले कोई भी बात कहना किसी भी चैनल के ऊपर, आपके सम्मानित चैनल के ऊपर, मुझे लगता है निहायत जल्दबाजी हो जाएगी। इसका फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा, और जैसे ही फैसला आता है तत्काल आपके बीच में हम लोग अपने बात को जारी करेंगे। ठीक है। मदन मोहन जी, इन सारी बहस को आपने सुना, प्रियंका गांधी कहाँ है और आपका नेतृत्व कहाँ है? तमाम ट्वीट हर समस्या पे आते हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के बीच में कोई नहीं दिखाई देता। उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर गांव में, हर बाढ़ क्षेत्रों में कांग्रेस के लोगों ने एक एक जगह जाकर के संपर्क किया और उसके समस्या के निदान के लिए काम किया। ये हमारा 19, 20, 21 3 दिन कार्यक्रम रहा पूरे प्रदेश का। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे, इनको केवल आंकड़े पे बड़ा भरोसा है। आपने देखा हो, कोरोना में अपने आप के अगर परिचित होंगे, तमाम लोग जो कोरोना से जिनकी डेथ हुई उसमें लिखा गया हार्ट अटैक से और बीमारियों से। ऑक्सीजन से लोग मरे, उसमें ऑक्सीजन का कोई जिक्र नहीं। आंकड़े फर्जी बनाना भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई नहीं जानता है। ये कैसे अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं विज्ञापन के माध्यम से, मीडिया को चाहे हरेस करके, चाहे मोबिलाइज करके, कैसे अपने आप को ही करते हैं, इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं दावे के साथ कहता हूं, बीजेपी से ज्यादा भ्रष्ट पार्टी तो मैं शायद कोई नहीं होगा। मुख्यमंत्री जरूर ईमानदार हैं, लेकिन इनका पूरा मंत्रिमंडल वो खुद गए थे हटवाने के लिए कि भ्रष्ट मंत्री को हटवाया जाए। आपका गोरखपुर बाढ़ से प्रभावित, प्रधानमंत्री का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित, आपका मुख्यमंत्री का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित, और कहीं भी कोई योजना इनकी नहीं दिखाई पड़ती है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, दवा की कमी से लोग मरे, वेंटिलेटर की कमी से लोग मरे। वेंटिलेटर इन्होंने गुजरात की फर्जी कंपनी से भेज दिया, जो आज तक कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर डॉक्टर ने आवाज उठाई, कानपुर के नेहा अग्रवाल ने, कि वेंटिलेटर प्राइम मिनिस्टर फंड से जो आए हुए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये अगर कोई पत्रकार आवाज उठाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। अब मैं कहता हूं कि जैसे इन्होंने अपने प्रदेश भर में कार्यकर्ता 5 स्टार कल्चर के बनवाए हैं, उसी तरह अगर ये बांध बनवाते, बाढ़ों का काम करते। अरे उपाध्याय जी, आप तो देहात की बात कर रहे हैं, बढ़े हैं। शहरों में जो नालों की सफाई बरसात के पहले होती थी, वो कहीं पर नहीं हुई है, और 1 घंटे पानी बरसता है तो सड़कों पर पानी पूरा भरा होता है। इनकी सरकार केवल अपनी तस्वीर लगा करके पेट्रोल पंप में
मुस्कुराते हुए मोदी की फिट तस्वीर, योगी की तस्वीर, हर जगह वैक्सीन मुफ्त लगवा रहे हैं, जैसे ही अपने पिताजी घर का पैसा मुफ्त लगवा रहे हैं। अरे भाई, जनता के पैसे को लगवा रहे हो, जगह जगह ये कर रहे हो। किसानों की कोई समस्या का निदान नहीं। राजीव और इंदिरा गांधी के नाम से पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? तो आपको आपने कहा किसानों की कीमत आज दुगनी कर देंगे, कहाँ दुगनी कर दी? आप किसान के लिए कानून बनाते हो और किसान की मर्जी के खिलाफ बनाते हो। आप पूंजीपतियों की मर्जी से किसान के हित के कानून बनाते हो। आप किसान के विरोध में कम से कम 500 लोग किसान मर चुके हैं वहां आंदोलन करते हुए। दुनिया में 9 महीने तक लगातार चलने वाला अन्नदाता का आंदोलन दुनिया में कहीं नहीं दिखाई पड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नोट में जब जो तस्वीर छपवाई वो किसान की छपवाई। आज वो किसान उसकी कीमत देख लीजिए, तनख्वाह जो महंगाई बढ़ी है, आप उसकी एमआरपी कितनी कर रहे हैं? अगर वो एमएसपी कह रहे हैं कि हमारी खरीद एमएसपी फिक्स कर दी जाए तो क्या बुराई कर रहे हैं? गन्ने की आप उनका भुगतान कर नहीं पाते हैं। आप पूरी तरह से केवल हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान 42,000 करोड़ रुपया इससे कोई फुर्सत मदन जी, गन्ने का भुगतान, मदन जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, गन्ने का भुगतान किसी भी अन्य सरकार से अधिक भारतीय जनता पार्टी ने किया है। फ्रॉड कर रही हो, जो पार्टी मंदिर के नाम पर फ्रॉड कर रही हो, जो जनता किसानों के साथ जो धोखा कर रही हो, जो नौजवानों के साथ धोखा कर रही हो। बाढ़ पे लोग डर रहे, हर साल 7 साल में हर साल वहीं पर बाढ़ आती है, उनको विस्थापितों को कोई मकान नहीं दिया जाता, कोई जगह नहीं दी जाती। फिर वहीं पर आप चना का पैकेट लेके पहुंच जाते हो, हवाई सर्वेक्षण कर लेते हो। इस फ्रॉडगिरी से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी। आज जनता सब समझ चुकी है। आप अगर किसानों की समस्या का निदान नहीं करोगे, आप नौजवानों की समस्या का निदान नहीं करोगे, राहुल गांधी को वायनाड भेज दिया गया है, उसी जहाज से देश के लोगों को वायनाड भेज दिया गया। श्रीमान राहुल गांधी को जनता ने उनको वायनाड भेज दिया है। बात करती है भारतीय जनता पार्टी उसी जहाज से अमेठी की जनता ने श्रीमान राहुल गांधी को वायनाड भेजा हुआ है, क्योंकि उन्होंने झूठे वादे किए अमेठी की जनता को। जनता पार्टी अमेठी और रायबरेली। ठीक है, हम कपिश जी के पास चलते हैं। कपिश जी, अखिलेश यादव न तो कोरोना काल में कहीं दिखाई दिए, न बाढ़ विभीषिका में कहीं दिखाई दिए। वे रथ पर दिखाई देते हैं, वे विजय रथ पर दिखाई देते हैं, लेकिन जनता के बीच नहीं दिखाई देते। आपने जो तस्वीर दिखाई वे सपा का कोई कार्यकर्ता है, लेकिन जो सपा के मुख्य नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, एक शिकायत है लोगों की कि अखिलेश जनता के बीच में नहीं जाते। कपिश जी, देखिए, जो लोकप्रिय होगा शिकायत भी उसी से होगी, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। अब हम दूसरी बात कहते हैं कि देखिए, कोविड काल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस के काशी क्षेत्र के हमारे सांसद हैं। 8-9 महीने के बाद वो पहली दफा आए और वहीं बनारस के अंदर एक माँ अपने बच्चे की लाश को ई रिक्शा पर अपने पैर के नीचे रख करके ले जा रही थी और तमाम जगहों पे आपने देखा कि कोई कंधे पे लाद के घूम रहा था, कोई कहीं लाद के घूम रहा था। तो ना तो वहां योगी जी दिखाई दे रहे थे और ना वहां मोदी जी दिखाई दे रहे थे, ना अमित शाह जी दिखाई दे रहे थे। हाँ, लेकिन ये सब एक कॉमन जगह पे जरूर दिख रहे थे, वो सब पश्चिम बंगाल, जहां पे इन्होंने तंबू, कनात, बैनर सब लगा लिया था और वहीं आराम से रह रहे थे। अब रह गई बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये पार्टी चलती है और एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है और अखिलेश यादव जी की पत्नी से लेकर बच्चे तक को आपने सड़क पर देखा है, लोगों को पानी पिलाते हुए, लोगों को खाने का सामान देते हुए और अन्य भी व्यवस्था। आपने ये भी देखा कि जो मुश्किल से लोग निकल के आ रहे थे उनको हम लोगों आपने दिया है, बहुत मासूमियत वाला जवाब दिया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ न केवल उन्होंने हवाई सर्वे किया, बल्कि वे नाव में जो सुरक्षा कर्मी होते हैं या जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, उनके साथ उन्होंने नदियों में दौरा किया, लोगों से मिले। यहां तक कि कोविड काल में जो कोविड पेशेंट थे उनके घर भी वे चले गए। तो अब अगर आप तुलना करेंगे अखिलेश जी की और योगी जी की, तो वहां अखिलेश जी कहीं ना कहीं पीछे दिखाई देते हैं। ये ठीक है, आप मानते रहिए कि हर एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है, तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता मोदी है, हमारा एक एक कार्यकर्ता योगी है। जी सुने, योगी जी सत्तासीन है और मुख्यमंत्री है, उनके पास एजेंसीज है, उनका कर्तव्य भी है और करना भी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं के साथ हम सारे लोग एक एक समाजवादी पूरा गांव के अंदर
और माने ब्लॉक के अंदर, शहर के अंदर अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ था, क्योंकि हम सरकार नहीं है, हम अपनी पर्सनल ताकत से लगे हुए थे। लेकिन एक बात आपको कह दूं कि ये अभी भी निकल नहीं सके हैं कि ये विपक्ष में बैठे हैं, क्योंकि इन्हें आज भी लगता है कि सत्ता पक्ष में रहने वाले व्यक्ति को विपक्ष से ही सवाल करना चाहिए, जबकि विपक्ष को समाजवादी के लोग सत्ता पक्ष करता है। समाजवादी के लोग क्या कर रहे थे? शुक्ला जी सुन गांव में जाकर के जमीनें कब्जा कर रहे थे कि जमीन पर काम कर रहे थे? धैर्य वाले व्यक्ति है भाई, जरा सुन ले शुक्ला जी, आप तो हमारे अच्छे मित्र हैं, सुन ले। मैं आपकी पोल नहीं खोल रहा हूँ भाई, आपको सराह रहा हूँ। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, पोल तो पहले से खुली हुई है मान्यवर। अरे भाई सुन तो लीजिए, कहाँ खुली है? 4.5 साल हो गया, इतने भ्रष्टाचार हम लोग ने किए थे, एक भी FIR नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। और मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि भाई देखिए, अखिलेश यादव जी ने जितनी ताकत से मदद करनी थी पार्टी फंड से, वो भी हम लोगों ने की। डिम्पल यादव जी से लेकर उनकी बिटिया तक सड़क पर रही, एक एक समाजवादी सड़क पर रहा, और हम लोगों ने समाजवादी रसोईया मुसलसल चलाते रहे हैं और आज भी चला रहे हैं। आपने अभी कहा कि जो ये योगी आदित्यनाथ जी ने, अरे भाई सुन तो ले, उनका जवाब दे दें। अरे भाई, अरे शुक्ला जी माननीय उपाध्याय जी ने मुझसे क्वेश्चन किया है, कपिल श्रीवास्तव मेरा नाम है, दोस्त मेरा नाम है, मैं जवाब दे लूं? अरे क्यों हल्ला कर रहे हैं भाई? वही आप संसद में भी सुन लीजिए, कपिल जी शुक्ला जी की भी सुन लीजिए। अरे शुक्ला जी की भी सुन लीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा। हाँ तो वही शुक्ला जी बोलिए। शुक्ला जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर कपिल जी से जवाब ले लेंगे आपकी बात का। आप 27 मिनट में 26 विधेयक नहीं पास करा लेंगे, ये के उपाध्याय जी की संसद लगी हुई है, यहाँ हमें भी अवसर मिलेगा बोलने का। मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि अगर मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं या वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों से जा करके मिल रहे हैं, ये उनका फर्ज है, वो फर्ज कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष में बैठा है उनके पास कोई एजेंसीज नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, हम अपने पार्टी के फंड के बल पे जो भी कर सकते हैं, वो सहयोग सहायता होती है, वो हमारा कर्तव्य आप नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार कर्तव्य करने के लिए और विपक्ष नकेल कसने के लिए होता है कि सही ढंग से काम करे। और ये जिस तरीके की घोटाले की बात कर रहे हैं, अभी तो आपने देख लिया कि जलपूर्ति के लिए कितना बड़ा इन्होंने पाइपलाइन घोटाला किया हुआ है, वो आपके सामने है। क्लैरिफिकेशन देते इनको नहीं बन रहा है। और बहुत से लोग जो घूम करके खाली चले जाते हैं, वो रोमांचक यात्रा तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन रोमांचक यात्रा करने के बाद ये नहीं बताया आपने कि ये 12 लाख लोग विस्थापित हुए, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। और ये सरकार ने पहले क्यों व्यवस्था नहीं की कि ये 12 लाख लोग घर से बेघर ना होने पाए। तो ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा। हम 4.5 साल से दूर हैं सत्ता से, और हम विपक्ष हैं। कपिल जी, आपकी बात का जवाब विनीत जी से ले लेते हैं। विनीत जी आप जवाब दीजिए। विनीत जी। उपाध्याय जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथी मित्र ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके बातें बताई कि श्रीमान अखिलेश यादव जी का परिवार, उनके बच्चे जिस तरीके से टूरिस्ट पर मर्सिडीज से निकलते हैं घर से, अपने निजी कार्यक्रम में, वैवाहिक कार्यक्रम में अगर वो जाते हैं तो कहते हैं कि जनता के कार्य में गए थे, और 5-5 करोड़ की गाड़ियों से जाते हैं। उनका परिवार 5 करोड़ की गाड़ियों से जा करके अपने वैवाहिक कार्यक्रम में जाता है, तो ये कहते हैं जनता के बीच कार्य करने गए थे। तो इस तरीके का तो समाजवादी का कार्य है। 5 स्टार बंगले में श्रीमान अखिलेश यादव जी बैठ करके ट्वीट करते हैं और कहते हैं हम जनता के बीच बहुत कार्य कर रहे हैं। लाल टोपी लगा करके ये लोग पहुंच जाते हैं सिर्फ चौराहे पर और दिखाते हैं कि हम देखिए जनता के बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं। जब सदन में कार्रवाई होती है, सदन में जब मुख्य मुद्दों पर काम करना होता है, तो समाजवादी के नेता दिखते नहीं है, ना ही समाजवादी पार्टी के नेता दिखते हैं। तो आप तो रहने दीजिए मान्यवर, आपके कार्यों के विषय में, आपके कारनामों के विषय में जनता जानती है। तो लाल टोपी वालों का क्या उनकी धारणा रहती है, समर्थन रहता है। माफिया राज, गुंडा राज दोबारा वापस नहीं चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। मैं पूछ रहा हूँ कि आम जनता मदन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट, मदन जी की बात सुन लेते हैं। विनीत जी, मदन शुक्ला जी कांग्रेस के कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। मदन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अंकुर जी आपके पास आता हूँ। एक मिनट अंकुर जी, पहले मदन जी की सुन लेते हैं, फिर अंकुर जी से बात करते हैं। बाढ़ से रोकने के लिए पिछले साल में इन्होंने क्या किया है?
इन 5 वर्षों में बाढ़ विभीषिका से रोकने के लिए जो निरंतर बाढ़ आती है उन्हीं जिलों में, उसी जगहों पे, उनके लिए क्या किया गया? जो पिछले बार बाढ़ से प्रभावित होकर जिनको वहां से हटाया गया था, क्या उनको कोई रहने की जगह दी गई जिससे कि बाढ़ से बच सके? बाढ़ के लिए इनकी योजना क्या, ये तो बताओ। केवल हवाई सर्वेक्षण कर लेना, नाव से भी सर्वेक्षण कर लेना, बातें बड़ी बड़ी कर लेना। आपने को बताया कि हमने यहां से बाढ़ के लिए ये डैम बनाया है, हमने नेपाल से ये संधि की है, हम यहां पर जो हमारे बाढ़ से प्रभावित होते हैं 12 लाख 13 लाख लोग, उनके लिए हम अस्थायी व्यवस्था हमने किया है। कोई भी एक काम तो बताओ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय दिलीप विनीत शुक्ला जी, कि कौन सा काम इस सरकार ने किया है? सिवाय जब बाढ़ आ जाती है तो आप केवल उसमें दंड फंद करके घोटाला करना और उसकी भ्रष्टाचार की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराइए, सर्वदलीय जांच से कराइए। आप देखिए, मालूम हो जाए कितना कितना घोटाला हुआ है, और किसी के समय में अगर घोटाला हुआ तो आपकी सरकार उसकी जांच। ठीक है मदन जी, अंकुर जी कुछ कहना चाह रहे थे। अंकुर जी आप अपनी बात कहिए, उसके बाद हम दोनों की बात का जवाब विनीत जी से लेंगे और फिर इस डिबेट का समापन करेंगे। अंकुर जी। सर जी, ये माननीय शुक्ला जी का लगातार ये बात कहना है कि विपक्षी दलों के द्वारा कोई भी कार्य जो है, मतलब एक नया भारत का निर्माण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। 2014 से पहले जो भारतवर्ष है वो भारतवर्ष वैसा भारतवर्ष नहीं है जैसा कि सरकार के आने बाद। तो मैं विनीत जी से बहुत सामान्य शब्दों में एक प्रश्न पूछता हूँ, भाई सरदार सरोवर जो बांध बना था वो, तेहरी बांध, भाखड़ा नागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध, ये सब तो सब 2014 से पहले बन चुके थे ना। भारतीय जनता पार्टी तो तब सत्तारूढ़ नहीं थी, पूर्ववर्ती सरकारों का इसमें योगदान था। क्या इस बात को आप नकार सकते हो? आप मुझे बताओ कि जब से आपके दो लगातार सत्तारूढ़। ठीक है अंकुर जी। विनीत जी बहुत जल्दी अपना जवाब दीजिए। विनीत जी। देखिए उपाध्याय जी, मैं कहना चाहता हूं कि जल शक्ति मंत्रालय ने जिस तरीके से बाढ़ प्रबंधन को लेकर के कमर कस के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी लगातार उस पर काम किया है। 25 से 30 हजार लगभग पुल पुलिया बनाने का काम, या चेक डैम बनाने का काम, बंधे बनाने का काम तेज गति से किया गया है, बिना भ्रष्टाचार के किया गया है। और जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करा लें, क्योंकि इन लोगों का चश्मा भ्रष्टाचारी है, चाहे वो कांग्रेस के साथी हो चाहे सपा के हो, इन लोगों का चश्मा ही भ्रष्टाचारी है, इसलिए इनको हर समय भ्रष्टाचार दिखता है। दूसरी बात, 40 लाख गांव में गरीबों को आवास दिए गए, उनको पक्की छत दी गई। उनको भी बरसात के समय क्या स्थिति होती थी, जिन झोपड़ियों में इंदिरा जी, सोनिया जी, राजीव जी, राहुल जी, प्रियंका जी सारे लोग थे, उस झोपड़ी को इन्होंने कहा था कि हम हटाएंगे। गरीबी हटाओ का नारा 70 सालों तक देते रहे, लेकिन इन्होंने गरीबों को हटा दिया। वही कार्य आज भारतीय जनता पार्टी ने, आप देख रहे हैं कि 40 लाख घर दे करके, चाहे वो अमेठी हो, रायबरेली हो, सर्वाधिक लोगों को, गरीबों को घर मुहैया कराए गए, उनको पक्की छत दी गई। आज 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन गरीबों को हर मंथ दिया जा रहा है। बिजली 24 घंटे मिल रही है शहरों के अंदर, 20 घंटे गांव में मिल रही है। लोगों को जीवन रक्षक दवाइयां, 6.5 करोड़ वैक्सीन, 4 एक्सप्रेस वे, 30 मेडिकल कॉलेज आज उत्तर प्रदेश के अंदर बन के तैयार है। जल्दी समाप्त करें, हमारे पास समय कम है। विनीत जी जल्दी समाप्त करें। भारतीय जनता पार्टी का न दोष है न आम जनता का है। आम जनता तो इनको जवाब देने के लिए बैठी है, इनके कारनामों पर उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। 2000 बाढ़ को लेकर के ये बहस थी और ये अंत में फिर सरकारों के कामकाज तक पहुंच गई। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। ये थी बाढ़ को लेकर के हमारी बहस। बाढ़ पर ये जो चर्चा थी, इस चर्चा से कुछ निकल के सामने आया हो या ना आया हो, लेकिन ये एक बात सही है कि ये नेता लोग जो हैं, इनकी बातों को बहुत हम गंभीरता से कैसे लें। हर साल वादे होते हैं, हर साल वादों को निभाने के भी वादे होते हैं, और हर साल बाढ़ आती है। हर साल लोग टप्पर पर चढ़ते हैं, छप्पर पर चढ़ते हैं, मेड़ पर रात गुजारते हैं, पेड़ पर रात गुजारते हैं। कभी सांप उनके पास से गुजरते हैं, पशु धन हानि होती है, जनधन हानि होती है, यहाँ तक कि उनके घर उजड़ जाते हैं। वे कई कई महीनों तक फिर असामियानों में रहते हैं। इन सब के बीच में क्या बाढ़ से निजात मिल सकेगी? क्या बाढ़ के लिए कोई डिजास्टर मैनेजमेंट आ सकेगा? क्या सरकारें जागेगी? इन्हीं सब सवालों के जवाब अभी भी अनुत्तरित हैं। सवालों का सिलसिला भी यहीं रुका नहीं है। अब समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जनता टीवी।